KMC ने नहीं किया, वो सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं। मैं बताऊँ आपको, एक मिनट, जौहर अंडरपास बनाया KMC ने नहीं बनाया, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। अब सिंध के अंदर कंट्रोल बोर्ड आते हैं मेरे भाई। नहीं, मैं अगर मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो मैंने कहा था KMC। देखिए, अगर मैं KMC के पैसे किसी कंटोनमेंट के एरिया में लगाऊंगा ना, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ये। और मैं हद्दुल इम्कान कोशिश ये करता हूँ कि KMC की जो हदूद है उसके अंदर हम काम करें, कंटोनमेंट अपनी हदूद में काम करे। सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत हाँ वो काम ज़रूर करती है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, सबरीन अंडरपास सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, सनसेट बुलेवार्ड का फ्लाईओवर सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, KPT अंडरपास जो है वो KPT ने बनाया था, जौहर अंडरपास जो है और फ्लाईओवर जो है वो सिंध हुकूमत ने बनाए। तो ये इस तरह की चीज़ होती हैं, बट वो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है। सारे काम हो रहे हैं और काम होते हुए नज़र भी आ रहे हैं लोगों को। मैं रोज़ कोई ना कोई चीज़ मीडिया के साथ शेयर करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि चलो शुक्रिया, ये तो करा लिया, ये भी करा दो। तो लोगों की उम्मीदें हमने कायम की हुई हैं, इसी तरीके से कायम की हुई हैं, काम करें। और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है बिलावल साहब की, ये जो कराची पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, विजिबल डिफरेंस। और मैं आपको लिखता हूँ, ये मेरी आप अल्फाज यहाँ नोट कर लीजिएगा, पानी में, सेवरेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तीनों इश्यूज़ के अंदर आपको हमारा 4 साल का टर्म ख़त्म होगा, आपको विजिबल डिफरेंस इंशाअल्लाह नज़र आएगा। अगर वो मोहम्मद बूटा मेंबर कौमी असम्बली है ना तो उसका जिक्र हो जाएगा। और बिलखुसूस मोहम्मद बूटा अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना बहसीत मेंबर कौमी असम्बली, फिर तो 100% हेडलाइन भी बनेगी, फ्रंट पेज भी बनेगी। लेकिन अगर मोहम्मद बूटा आम आदमी है और उसको सज़ा होने के बाद 10 साल कैद काटने के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? उसके 10 साल उसकी ज़िंदगी के उसको कैसे वापस मिलेंगे? ये फैक्ट है। तो जब आप आईनी बेंच को अलग कर देंगे, जो ये पॉलिटिकल नेचर के, आईनी नेचर के कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं वो बेंच सुनेगी, और आम आदमी की जो अपीलें होती हैं जो कि जायदाद से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कंपनी कमर्शियल टैक्स से रिलेटेड हो, वो सारे फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा जल्दी लोगों को इंसाफ मिल पाएगा और पेंडेंसी जो है ना केसेस की ख़त्म हो पाएगी। क्वेश्चन ये है, क्या KMC कंटोनमेंट एरिया में काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो अगर KMC काम नहीं कर सकती और कंटोनमेंट को भी आप टैक्स लेने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर टैक्स इकट्ठा कौन करेगा? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, उस फैसले के बाद ये तरमीम की गई है। मेरा इसमें अपना मानना है, क्योंकि मैं खुद एक लोकल गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट के आप गले को यहाँ बंद कर देंगे, नाक को बंद कर देंगे, सांस ना लो, तो कैसे चलेगी? तो फाइनेंशियल मामला किसी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए सांस के बराबर होते हैं। टैक्स इकट्ठा करना उनका राइट है, उनको टैक्स इकट्ठा करने दें। आपका इख्तिलाफ अगर उनकी परफॉर्मेंस पे है कि वो काम नहीं कर रहे, वो आप बिल्कुल सवाल उठाएं कि भाई वो सही काम नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा इतना जबर था, इतना जबर था, इतना जबर था, पूरी आपने सारी कहानी बता दी। अगर जबर होता तो फिर 3/3 अक्सरियत से पास होता कानून। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब को हमने कहा था बॉयकॉट करो? क्या हमने कहा था शिबली फराज साहब को कि आप सेनेट के अंदर ना आएँ, वोट ना दें? क्या हमने कहा था अली मोहम्मद ख़ान साहब को कि आप ना आएँ? ये इतने नन्हे हैं। देखें, ये वही लोग हैं जो माजी में इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि सारी तरामीम काजी साहब के लिए की जा रही हैं, चूँकि इनकी सोच ही इनफरादी है। ये इमरान खान साहब के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं हैं। और आप यकीन जाने, मेरा अपना मानना है कि जब PTI वाले खान साहब से मिलने गए होंगे ना, तो खान साहब ने एक ही बात की होगी, मैं इस हाल में पड़ा हूँ, तुम लोग तो इतने अच्छे लग रहे हो। तो बदकिस्मती के साथ ये इल्ज़ाम बातें सारी करते रहते हैं। तरमीम बहुत बुरी, अगले दिन अदालत में कहते हैं कि हमारा केस आप ना सुने, क्यों? क्योंकि तरमीम आ चुकी है। तो आप पिक एंड चूज़ तो नहीं कर सकते। बाकी मेरा मानना बहसीत सियासी कारकुन की ये है कि अगर मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देता हूँ और मेरा अपनी सियासी जमात से इख्तिलाफ है, तो फिर मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं अपनी सियासी जमात के साथ रहूँ। तो मैं समझता हूँ उन्हें ग्रेस के साथ फ़ैसला किया है। और BNP के गालिबन वो वाहिद रुकन थे, नसीमा साहिबा जो है ना, वो इंडिपेंडेंट गालिबन जीती थी। तो इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हमेशा चलती रहेंगी। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तो बड़ी काबिल सताइश चीज़ है कि किसी शख्स जिसके ऊपर आप कह रहे हो कि उसने अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं की, तो इतना ग्रेस वाला आदमी, उसने कहा मैं रिज़ाइन करता हूँ
लोग इलेक्ट कर लें अगले बंदे को। वफाक के एडवाइज़र पार्लिमानी प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, सवाल जवाब में हिस्सा ले सकते हैं, वो वोट नहीं कर सकते। सूबे के जो एडवाइज़र हैं वो अपनी असेंबली में नहीं बैठ सकते और वो सवाल जवाब में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हमने फैसला ये किया कि जी जो सूबाई एडवाइज़र है उसको भी उसी उसूल के मुताबिक सूबे की असेंबली में बैठने की इजाज़त दें ताकि वो भी सवालों का जवाब दे सके, वो वोटिंग में शरीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी उन मुशीरान की बढ़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो सवाल पूछा जुडिशल कमीशन के बारे में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप पढ़ के आए चीज़। 5 जज साहिबान हैं उसके अंदर, राइट, और 2 अपोजिशन वाले हैं, तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो 13 में से 7 कितने हुए? तो मेजॉरिटी किसकी हुई? अच्छा, नहीं, 5 जज साहिबान होंगे, 1 बार का मेंबर होगा और 2 अपोजिशन। मैं समझता हूँ 8 लोग, एक है हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना, वो वफाकी वज़ीर कानून हो गए, अटर्नी जनरल हो गए, और 2 जो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा होंगे। 13 में से 9 लोग एक तरफ होंगे, 4 लोग एक तरफ होंगे। ज़्यादा बेहतर मशावरत हो पाएगी, ज़्यादा बेहतर डिस्कशन हो पाएगी। ना हुकूमत की मोनोपली होगी, ना बार की मोनोपली होगी, ना किसी एक फ़र्द जज की होगी, बल्कि जो कलेक्टिव विजडम है उसको आप परवान चढ़ा के आगे बढ़ पाएंगे। अब आ जाए सूबाई बेंच और वफाकी बेंच के ऊपर, आइनी बेंच जो होगी, इस दोनों का तयन कि कौन जज बैठेगा और कितने जज बैठेंगे, ये फैसला जुडिशल कमीशन करेगी, हुकूमत नहीं करेगी। तो मैं तो ये समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है जिसके अंदर सब अपनी अपनी राय भी दे पाएंगे, और मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर कॉम्पिटेंट यंग वुकला जुडिशरी की तरफ आ पाएंगे, और फिर मैं समझता हूँ आइनी तशरीह करके, कानूनी तशरीह करके इस मुल्क को कौम की खिदमत कर पाएंगे।